नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों की और ख़ास तौर पर उस मुश्किल सवाल की कि कौन सी नदी कहाँ से शुरू होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं तक मतलब हर जगह पीछा करता है। बिल्कुल। और सच कहूँ तो जब मेरे सामने वो 20-25 नदियों की लिस्ट आती है ना, हाँ, और उनके उद्गम स्थल, तो मेरा दिमाग बस बंद हो जाता है, सब घालमेल। ये एक बहुत आम समस्या है। हमारा दिमाग तथ्यों की एक लंबी सूखी लिस्ट को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। उसे कहानी चाहिए, कोई तस्वीर चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए। बिना किसी सहारे के सिर्फ रटने की कोशिश करना, वो वैसा ही है जैसे बिना रस्सी के किसी पहाड़ पर चढ़ना। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हम एक खास स्रोत की मदद ले रहे हैं। ओके। ये एक वीडियो है जिसमें इन सभी नदियों और उनके स्रोत को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार और कभी-कभी अजीबोगरीब तरकीबें मतलब निमोनिक्स दी गई हैं। दिलचस्प है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी पर है। क्या ये सिर्फ मजेदार चुटकुले हैं या सच में सीखने का कोई शक्तिशाली तरीका? चलिए इनको परखते हैं। ये बहुत दिलचस्प रहेगा। निमोनिक्स असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का ही फायदा उठाते हैं। वो सूखी जानकारी में भावना, कल्पना और हास्य का तड़का लगाते हैं। देखते हैं कि इस स्रोत में ये तड़का कितना असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली नदी झेलम। हम्म। स्रोत बताता है कि ये शेषनाग झील से निकलती है और इसे याद रखने की ट्रिक है झेलम से बना झेलना। झेलना, ओके। कल्पना कीजिए कि अगर किसी को शेषनाग डस ले तो उस दर्द को झेलना नामुमकिन होगा। शेषनाग का कांटा कोई नहीं झेल सकता। वाह, ये तो बहुत मजबूत शुरुआत है। यहाँ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यहाँ सीधे सीधे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से यानी डर पर निशाना साधा गया है। अच्छा। हाँ, दर्द और खतरे की भावना हमारी याददाश्त पर बहुत गहरा असर डालती है। शेषनाग की एक शक्तिशाली छवि को झेलम नदी के नाम से जोड़ देना, ये सिर्फ एक तथ्य को याद करना नहीं है, ये दिमाग में एक छोटी सी यादगार फिल्म बनाने जैसा है। तो डायरेक्ट मजबूत भावना है, लेकिन कुछ तरकीबें हमारी दूसरी भावनाओं को भी निशाना बनाती हैं, जैसे कि लालच। लालच? हाँ, नर्मदा और सोन नदियों के साथ कुछ ऐसा ही है। दोनों का स्रोत अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। खासकर सोन नदी के लिए जो ट्रिक है वो इसी पर आधारित है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, सोन यानी सोना? एकदम सही। ट्रिक ये है कि अगर किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए तो वो अमीर हो जाएगा। और अमीर शब्द से अमरकंटक को याद रखना है। ये थोड़ा सा खिंचावा लगता है ना? पर काम करता है। ये खिंचावा जरूर लग सकता है, लेकिन ये प्रभावी इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी मानवीय इच्छा से जुड़ा है, अमीर बनने की ख्वाहिश। सही बात है। सोना और अमीर, ये दो शब्द दिमाग में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये तरकीब उसी चिपके हुए जोड़ का फायदा उठाकर एक तीसरा शब्द अमरकंटक उसमें जोड़ देती है। डर की तरह ही लालच भी एक शक्तिशाली भावना है जो यादों को मजबूत करती है। अच्छा, कुछ तरकीबें भावनाओं से नहीं बल्कि सीधे सीधे शब्दों के खेल और उनकी आवाज पर आधारित हैं। जैसे ताप्ती नदी, जिसका स्रोत है मुल्ताई। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी है। ताप्ती में ताई है और मुल्ताई में भी ताई है। बिल्कुल। इसे ध्वनि समानता या फोनेटिक लिंकिंग कहते हैं। ये सबसे सरल निमोनिक्स में से एक है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है और मिलती जुलती आवाजें उसके लिए एक बहुत आसान पैटर्न होती है। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल नहीं। ताप्ती मुल्ताई ये एक लय की तरह याद रह जाता है। इसी तरह की एक और ट्रिक रामगंगा नदी के लिए भी है, जो नैनीताल के पास से निकलती है। अच्छा। यहाँ एक पुरानी हिंदी फिल्म के गाने का सहारा लिया गया है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। हाँ, सुना है। तो स्रोत कहता है कि गाने के मैली शब्द को नैनी से जोड़कर याद रखें, क्योंकि दोनों सुनने में कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। रामगंगा, मैली, नैनी, नैनीताल। ये पॉप कल्चर का बेहतरीन इस्तेमाल है। इसे एंकरिंग कहते हैं, जहां आप एक नई जानकारी को किसी पुरानी, पहले से दिमाग में मजबूती से बैठी याद के साथ बांध देते हैं। ज्यादातर लोगों ने ये गाना सुन रखा है, तो ये याद उनके दिमाग में पहले से मौजूद है। आपको बस एक नया कनेक्शन बनाना है। हालांकि जैसा आपने कहा, मैली और नैनी का कनेक्शन ताप्ती और मुल्ताई जितना सीधा नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी कल्पना की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आती हैं वो तरकीबें जिनमें कोई कहानी या कोई किरदार होता है। कहानी? हाँ, जैसे रावी नदी।
इसका स्रोत है रोहतांग दर्रा और ट्रिक है रवि रो के तंग करता है। अच्छा। एक लड़का है रवि जो रो रो के सबको तंग कर रहा है। रवि से रावी और रोहतांग से रोहतांग। हाँ, ये शानदार है। हमारा दिमाग कहानियों को प्यार करता है। तथ्यों को याद रखना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन किरदारों और उनकी हरकतों को याद रखना बहुत आसान है। रवि जो रो रहा है, ये एक तस्वीर बनाता है। हाँ, बनाता तो है। ये एक बेतुकी सी, छोटी सी कहानी है और यही इसकी ताकत है। हम नियम भूल सकते हैं, लेकिन कहानियां हमें याद रह जाती हैं। एक और ऐसी कहानी वाली ट्रिक है गंडक नदी के लिए। बताइए। ये नेपाल से निकलती है। गंडक से बनाया गैंडा और नसीहत यह है कि भाई तुम चाहे कुछ भी पालो लेकिन गैंडा ना पाल। गैंडा न पाल। हाँ, तो नेपाल से बन गया नेपाल। हाँ, ये बेतुकापन ही इसकी खूबी है। है ना? मनोविज्ञान में इसे वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो चीज बाकी सबसे अलग या अजीब होती है, वो हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। गैंडा नेपाल जैसी सलाह इतनी अनोखी और अप्रत्याशित है कि ये दिमाग में एक गहरा निशान छोड़ जाती है। ये दिखाता है कि सीखने के लिए कभी-कभी तर्क से ज्यादा रचनात्मकता की जरूरत होती है। अब कुछ तरकीबें ऐसी हैं जो ना कहानी हैं, ना भावनाओं पर आधारित हैं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति से जुड़ी हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे सिंधु नदी। इसका स्रोत है मानस सरोवर झील। ट्रिक है सिंधु से याद आता है साधु। सिंधु साधु, ठीक है। और हमारे यहाँ साधुओं का क्या किया जाता है? मान सम्मान। बिल्कुल। तो मान सम्मान से बना मानस सरोवर। ये बहुत गहरा कनेक्शन है। यहाँ आप सिर्फ एक शब्द को दूसरे से नहीं जोड़ रहे, आप उस जानकारी को अपने पूरे सांस्कृतिक ताने बाने से जोड़ रहे हैं। साधु और सम्मान के बीच का रिश्ता हमारे समाज में सदियों से मजबूत है। सही बात है। इस तरह की ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली होती है जो उस संस्कृति का हिस्सा हैं। ये ज्ञान को व्यक्तिगत बना देती है। इसी तरह भगवान कृष्ण से जुड़ी एक ट्रिक भी है, कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर से निकलती है और ट्रिक सीधी है। भगवान कृष्णा महाबलेश्वर थे, यानी बहुत बलवान थे। बिल्कुल, यहाँ भी वही सिद्धांत काम कर रहा है। करोड़ों लोगों के दिमाग में भगवान कृष्ण की एक छवि पहले से मौजूद है। वो शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, तो कृष्णा और महाबल को जोड़ना बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ, ये तो है। ये पहले से बने बनाए न्यूरल पाथवे का इस्तेमाल करने जैसा है। अब एक ऐसी ट्रिक आती है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे मजेदार और चालाक लगी। अच्छा। ये है चिनाब नदी के लिए, जिसका स्रोत है बारालाचा दर्रा। ट्रिक है चिनाब से बना चुनाव। चुनाव, ओके। और चुनाव के समय नेता क्या करते हैं? वो जनता को बड़ा लालच देते हैं। एकदम। और बड़ा लालच से बना बारालाचा। ये तो कमाल है। इसमें हास्य और व्यंग दोनों हैं और ये एक साझा अनुभव पर आधारित है जिसे देश का लगभग हर वयस्क नागरिक समझता है। ये सिर्फ एक निमोनिक नहीं है, ये एक सामाजिक टिप्पणी भी है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। ये ट्रिक आज के समय में बहुत असरदार है, लेकिन क्या ये बड़ा लालच वाली ट्रिक हमेशा काम करेगी? हो सकता है कि 20 साल बाद कोई इसे सुने और उससे ये राजनीतिक व्यंग्य उतना मजबूत ना लगे। क्या ऐसी सामयिक ट्रिक समय के साथ कमजोर नहीं पड़ जाती? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ जाती हैं। पॉप कल्चर और सामयिक घटनाओं पर आधारित निमोनिक्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। राम तेरी गंगा मैली वाला गाना शायद अगली पीढ़ी को पता ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ शेषनाग का डर या सोने का लालच जैसी भावनाएं हजारों सालों से नहीं बदली और शायद आगे भी नहीं बदलेंगी। मतलब ये ज्यादा टिकाऊ हैं। बिल्कुल। तो एक मजबूत निमोनिक वो है जो सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों पर आधारित हो। लेकिन अगर सिर्फ एक परीक्षा पास करनी है तो सामयिक ट्रिक भी अपना काम कर देती है। ये तो सही बात है। वैसे कुछ नदियों के लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। अच्छा? जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से और कोसी नदी सप्तकोसी से। हाँ, ये तो सीधे हैं। इनके नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है। बिल्कुल। कभी-कभी सबसे आसान जवाब ही सही होता है। यहाँ नाम खुद ही सबसे बड़ा संकेत है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके लिए ट्रिक बनाना मुश्किल होता है। हाँ, जैसे स्रोत में साबरमती नदी, जिसका स्रोत है जयसमंद झील, उसके लिए कोई अच्छी ट्रिक नहीं दी गई है। बस गांधी जी के आश्रम से जोड़ने का सुझाव है, जो बहुत मजबूत नहीं है। और एक और है घाघरा नदी, जिसका स्रोत है मापछा तुम हिमनद। मापछा तुम? हाँ, इसके लिए ट्रिक दी है कि पुराने जमाने में माताएं घाघरा पहनती थी और माताएं उसे मापछा तुम याद रखना है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता।
कभी कभी कनेक्शन बनाने के लिए दिमाग को थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ता है। हाँ, माताएं से मापचा तुम थोड़ा कमजोर है। लेकिन यहाँ भी कोशिश एक छवि बनाने की है, पुरानी पीढ़ी की महिलाओं की। अगर ये छवि किसी के दिमाग में बैठ जाए तो शायद ये भी काम कर जाए। हर निमोनिक हर किसी के लिए काम नहीं करता। सबसे अच्छा वो होता है जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं। अच्छा, तो हमने भारत की बहुत सी नदियों को देख लिया। अब सवाल यह है कि क्या ये तरकीबें सिर्फ भारत में ही काम करती हैं या ये दिमाग के काम करने का कोई सार्वभौमिक तरीका है? ये अच्छा सवाल है। स्रोत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नदियों के भी उदाहरण हैं, जैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। इसका स्रोत है विक्टोरिया झील। ओके, ट्रिक है, क्वीन विक्टोरिया को नील रंग के कपड़े बहुत पसंद थे। देखिए वही सिद्धांत इतिहास की एक मशहूर हस्ती क्वीन विक्टोरिया, जिसे सब जानते हैं, उसे एक रंग मतलब नील से जोड़ा गया। हाँ, ये दिमाग के लिए एक आसान कनेक्शन है और ये दिखाता है कि ये तरीका सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। एक और उदाहरण है अमेजन नदी का। इसका स्रोत है लागो विल्फेरी। लेगो विल्फेरी? इसके लिए आम जन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आम जन यानी लोग, और स्रोत के नाम में लागो को लोग से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का उदाहरण है। यहाँ रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। मकसद सिर्फ दिमाग में एक हुक बनाना है, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। तो अगर काम हो रहा है तो मतलब ट्रिक सफल है। बिल्कुल। अगर लैगो सुनकर आपको लोग याद आता है और लोग से आम जन और फिर अमेजन, तो ट्रिक ने अपना काम कर दिया। और आखिरी है यूरोप की डेन्यूब नदी, जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रिक है डेन्यूब से बना डाइन। डाइन? हाँ, और कहानी ये है कि एक डाइन कहाँ रहती है? ब्लैक फॉरेस्ट यानी काले जंगल में। ये फिर से कहानी पे वापस आ गया। डाइन और काला जंगल, ये लोक कथाओं की एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली छवि है। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि ये तरीका पूरी तरह से सार्वभौमिक है। सही। दिमाग चाहे किसी भी देश का हो, वो कहानियों, भावनाओं और पैटर्न पर ही काम करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि सीखना सिर्फ रटना नहीं है। ये जानकारी के साथ एक रिश्ता बनाने जैसा है, एक रचनात्मक खेल खेलने जैसा है। जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे मुश्किल और उबाऊ विषय भी दिलचस्प हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तरकीबें सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रिय से सक्रिय बना देती हैं। आप सिर्फ जानकारी ले नहीं रहे हैं, आप उसके साथ कुछ बना रहे हैं, उसे बदल रहे हैं, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो सके। और जब हम किसी चीज को बनाने में मेहनत करते हैं तो वो हमारी अपनी हो जाती है और हमें हमेशा याद रहती है। एक और दिलचस्प बात, इस स्रोत ने अंत में एक सवाल अधूरा छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, एक तरह के होमवर्क के रूप में। हाँ, उन्होंने पूछा, होंगे नदी का उद्गम स्थल क्या है? हाँ, हम इसको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मकसद जवाब जानना नहीं बल्कि प्रक्रिया को समझना है। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। सही। शायद इसके लिए भी कोई ऐसी शानदार, मजेदार या बेतुकी तरकीब बनाई जा सकती है। तो अब ये सुनने वालों के लिए एक चुनौती है। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और देखें कि आप क्या बना सकते हैं। शायद सबसे अच्छी ट्रिक वही हो जो आप खुद खोजें। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।